फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए। और जिस भी एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जितने भी सवाल करवाए जाते हैं वो सभी सवाल प्रीवियस ईयर पर आधारित होता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट कहना चाहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। देखिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है सर, लेकिन जिंदगी ऐसा जिए कि आपका नाम दुनिया मतलब जीवन भर लिया जाए, आपके मरने तक भी लिया जाए। तो जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। तब प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान की राजधानी, कहाँ, यूनान की राजधानी एथेंस में, एथेंस यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। तब प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस ग्रीक में होता है, एथेंस ग्रीक में होता है। और कब होता है? 1896 में होता है। और पहला एशियाई खेल जो होता है, पहला एशियाई खेल ये दिल्ली के अंदर होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर होता है। वो कब होता है? तो वो होता है 1950 के आसपास। चलिए सेकंड नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली परियोजना या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। ये पड़ता है आपका केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। उसके बाद साक्षरता दर सबसे अधिक भारत के किस राज्य का है? साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का है? तो केरल का ही। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग कहाँ का है? केरल के हैं। उसके बाद भारत का कौन राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रबड़ का, तो वो भी हो जाएगा केरल। उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है? दुनिया में अगर दुनिया की बात कर देगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। कौन करता है? थाईलैंड करता है। और भारत में कौन रबड़ का उत्पादन करता है? तो केरल करता है। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का है। साइलेंट वैली कहाँ? केरल है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? केरल है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बतन है। ये कहाँ पड़ता है? तो अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आता है। बोल रहा है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो इंसुलिन का जो खोज किए थे उसका नाम है बेस्ट बेटिंग। उसका क्या नाम है? बेस्ट बेटिंग नाम है। और इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि, कहाँ? अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहंस के आइकलेट्स के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो अग्नाशय के लैरिंगहैंस के आइकेट्स के बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स में बीटा कोशिका से होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है। और इंसुलिन का जो खोज किए तो वैज्ञानिक का नाम है बेस्ट बेटिंग। और इंसुलिन हमारे शरीर में सही रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। और जब यही संतुलन ज्यादा एज पे संतुलन इसका बिगड़ता है तो डायबिटीज, चिनिया, मधुमेह जैसे रोग होता है, जिसके चलते हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब होता है। तो भोपाल गैस त्रासदी एमपी की राजधानी भोपाल में होता है 3 दिसंबर 1984 को। कब होता है? 3 दिसंबर 1984 को होता है। एमपी के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट का
रिसाव हो जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कब होता है? तो 3 दिसंबर 1984 को होता है। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इसे क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं। भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा कुन्नो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बी और सी, और सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए है, डी है, ई है, के है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और सी विटामिन जो है ये दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यानी रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेवार है। कौन? विटामिन के है। चलिए 6ठा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? इसे हम लोग द सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में होता है। पुणे महाराष्ट्र में होता है। और ये कब होता है? तब 12 जून 1905 को होता है। 12 जून 1905 को होता है। तब भारत सेवक समाज की स्थापना या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र के अंदर 12 जून 1905 को होता है। और आपको यहाँ पे एक और सवाल बन जाएगा कि बताइए 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन किए थे? तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में कौन करते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और भारत स्वयं सेवक समाज की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? तब महादेव गोविंद रानडे थे। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है अनिल चौहान। कौन है? सचिन चौहान है। सचिन चौहान है लेखक। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक सचिन चौहान। लेकिन मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो मेरा संघर्ष बुक के लेखक हैं हिटलर है। कौन है? हिटलर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और सवाल बन जाएगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं कौन? द नेशनल मंडेला है। और इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के भी लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? सचिन चौहान। मेरा संघर्ष हिटलर का है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला का है। द गॉड इज अ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का है। चलिए 8वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल का आता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नवंबर 1956 में शुरू हो गया था। और भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बट जाता है वो था आंध्र प्रदेश। वो कौन था? आंध्र प्रदेश जो था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू हुआ? तो नवंबर 1956 में शुरू होता है। और भाषा के आधार पर भारत का कौन सा राज्य बट जाता है? तो सबसे पहला भाषा के आधार पर बटने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। चलिए 9वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल। उसके बाद अंगूर में और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल था जो आपको याद रखना पड़ेगा। सेब में मैलिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसका प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में करते हैं हम लोग।
और उसके बाद इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल पूछ देगा कि बताइए ये क्या नींबू में कौन सा अम्ल है? नींबू में, तो नींबू में है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और सिरका में है साइज एसेटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसेटिक अम्ल। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था और ये जो है पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी मतलब है प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक था और इस पर भारी उद्योग पर जोर दिया गया, जिसमें बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर लौह संयंत्र बना था। तो चलिए आज हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।